गुड इवनिंग बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास बायोलॉजी का मोस्ट 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, स्पंजिला में भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिखंडन द्वारा जनन या प्रजनन किसमें होता है? तो दिखंडन द्वारा जनन या प्रजनन पैरामीशियन में होता है, अम्बीबा में होता है, मोनोसिस्टिस में होता है। इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन कहता है। अलैंगिक जनन में नर और मादा एक ही जनक में उपस्थित होते हैं। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी को है अंडे देने वाले प्राणी है। इसे अंड प्रजनक प्राणी कहते हैं। निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता याद रखिएगा, उभयलिंगी नहीं है। बाकी सरसों, मक्का, गुड़हल जो उभयलिंगी याद रखिएगा, उल्टी भी पूछ सकता है। उभयलिंगी प्राणी है तो केचुआ क्या हो जाएगा? उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है, बल्कि फीता कृमि, केचुआ, जोक, ये सब क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में कौन एक लिंगी है? तो पपीता क्या है दोस्तों? एक लिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन सा पादप उभयलिंगी क्षयी होता है? तो पाइनस। क्या होता है? पाइनस। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इगुमनज जो होता है उसमें द्विगुणित संरचना होता है। निम्न में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो कुत्ता एक लिंगी प्राणी है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, बंदर एक लिंगी प्राणी है, फीता कृमि, जोक, स्पंज, ये सब क्या है? वह लिंगी में आता है। निम्न में कौन उभयचर नहीं है? तो मेढक उभयचर है, नहीं उभयचर है। शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? तो 4 गुना याद रखिए। पूछेगा अर्धसूत्री में तो उसके 4 भाग याद रखिएगा, तो 31 हो जाएगा। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n। मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या होती है तो 23। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23। जोड़ा में कितना होता है? 23। ऐसे 46 होता था। युग्मक लगा देगा तो 23 मारिएगा। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का कार्य क्या है? तो भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण कोश कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश को सेंट्रल कोशिका कैसा होता है? तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोश बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोश जो बनाता है तो अनिषेचित यहाँ पे हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग को माइटोकॉन्ड्रिया, और पीछे क्या होता है? पूंछ होता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? तो बाहरी निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है। केचुआ प्राणी कैसा है दोस्तों? तो द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो स्पंज, टेपवर्म, जो कि सभी क्या हो जाएगा? द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। मधचक्र पाई जाती है तो गाय में, कुत्ता में, भेड़ में सब क्या होता है? मधचक्र होता है। ऋतुस्राव किसमें होता है? तो मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में क्या होता है? ऋतुस्राव होता है। निषेचन क्या है? तो अंडाणु तथा नर
को न्यूक्लियस का संयोजन होना, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने किए थे? तो नाभास-चीन ने किए थे। निषेचन का अर्थ क्या होता है? तो एक नर युग्मक से दूसरे मादा युग्मक का द्वितीय केंद्रक में संलयन होना निषेचन, निषेचन का अर्थ होता है। एंटोमोफिली पर परागन निम्न में किसके द्वारा होता है? अर्थात एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो कीटो या कीड़ा को परागन को कहा जाता है एंटोमोफिली कहा जाता है। और इनोफिली परागन पर परागन किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? तो जल परागन होता है। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? तो जल परागन होता है। एनेमियोफिली परागन किसके द्वारा होता है? तो वायु परागन को एनेमियोफिली परागन कहा जाता है। वायु परागित पुष्प सुनाता होते हैं तो छोटे और रंगहीन होते हैं। छोटे और रंगहीन होते हैं। एनेमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? तो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो चल विवाह जो हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन नहीं हो। कायिक प्रवर्धन में किसी पौध के तने, पत्ती, जड़ से जो पौधे निकलते हैं वो कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। निम्न में किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो हाइड्रिला में क्या होता है? जल द्वारा परागन होता है। परागन मुख्यतः होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं? परागन क्या है? तो पुष्प के नर युग्मक भाग होते हैं जो परागन होते हैं। पराग भित्ति होती है द्विस्तरीय। पराग भित्ति कैसा होता है? तो द्विस्तरीय होता है। परागकण हो सकते हैं तो एलर्जी है। परागकण एलर्जी है, एलर्जी कारक है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागन होता है वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। अनुमील परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से स्वयं परागन होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं परागन। पुंकेसर कितने प्रकार या भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में बटा होता है। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंगिका को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची के, जायफल के, शरीफा को बीज चोल खाया जाता है। निम्न में से कौन कीट पक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस और ड्रोसेरा दोनों याद रखिए जो कीट पक्षी पौधा है। बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से। किससे होता है? पेरिकार्प से। बीज चोल का निर्माण किससे होता है? तो पेरिकार्प से होता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेव का पुष्पासन खाया जाता है। लीची, शरीफा का जो है ना एरिल भाग खाया जाता है। इनमें से कौन सा फल कूट फल के नाम से जाना जाता है? तो सेव को कूट फल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रेसिया एवं घास में। प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का इकोजेन क्या है? तो पीईजी। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इनाट्रोपस बीजांड होता है उल्टा। कैसा होता है? उल्टा होता है। इनमें से कौन सा जलोद्भिद है? तो सिंघाड़ा जलोद्भिद पौधा है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन द्वारा। एंड्रोजन हार्मोन द्वारा।
गैमीट निर्माण को क्या कहता है? तो गैमीटोजेसिस कहा जाता है। गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैमीटोजेसिस कहा जाता है। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर के भाग है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 400 से 450 तक। मनुष्य में गर्भावधि काल कितना होती है? तो दोस्तों 40 सप्ताह याद रखिएगा। कितना? 40 सप्ताह। यहाँ पे 36 40 सप्ताह मतलब 280 दिन, 9 महीना 10 दिन। स्त्रियों में रज्जोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? रज्जोनिवृत्ति की उम्र मतलब एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। मासिक चक्र का क्या होता है? तो 45 से 50 वर्ष देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 वर्ष। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो 12 से 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है और फलोपियन नलिका में आके इंतजार करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आनुवांशिक कूट कितने होते हैं? तो 64। जिबरेलिन क्या है? तो वृद्धि एंजाइम है। क्या है? वृद्धि एंजाइम है। सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? तो वृक्षण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो वृक्षण में। वृक्षण में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो अंतःगर्भाशयी युक्ति। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। क्या बनता है दोस्तों? युग्मज बनता है। गर्भावस्था के किस महीना में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तो सिर पर बाल आ जाते हैं? तो 5वां महीना। गर्भ के 5वें महीने में बच्चे के शिशु गतिशील होते हैं, उनके सिर पर बाल उग जाते हैं। कॉपर टी देखता है तो कॉपर टी निषेचन होने से रोकता है। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति है होने का मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणुओं की निषेचन की क्षमता में कमी। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु को भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करता है और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी करता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। निम्न में कौन जन्म नियंत्रण के प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है? तो मध्य छंद हो जाएगा। बंध्याकरण की एक विधि है तो शुक्र वाहिका छेदन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जो बस्कोटोमी है जो पुरुष में होता है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो, फ्लू, एड्स क्या विषाणु जनित रोग है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगी, आपको खनिज पदार्थ में कमी होगी, पोषण में कमी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य में भी कमी होगा। इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? हार्पिस, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सभी क्या यौन संचारित रोग का उदाहरण है दोस्तों। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। ऐसे भारत में जनगणना कहा जाए तो 1881 ईस्वी में हुआ था, लेकिन बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से देखा जाए तो 1951 ईस्वी में यहाँ पे जनगणना दिया है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1951 ईस्वी में। तो दूसरे पाठ में और देखेंगे हम दोस्तों।